नबीहा, आप तकरीबन सारे ही रीडिंग चैनल्स के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन वो कौन सी जगह है जहाँ आपको सीखने का मौका सबसे ज़्यादा मिला? अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो में आज लिया और डेली मुझे सवाल पूछने की आदत है, तो आज आपने सवालों की एक फहरिस्त मेरे सामने रखी है, तो जवाब देने का मुझे मौका मिल रहा है। आज सवाल आपने जनाब पहला किया है कि कौन से चैनल में एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा, कहाँ सीखने का ज्यादा मौका मिला। तो सीखने का मौका या जो अमल है वो तो ताहाल जारी है, अभी भी मॉर्निंग शो जारी है और डेली कुछ ना कुछ सीख कर घर आते हैं, लोगों से मुलाकात होती है। कुछ इदारे ऐसे होते हैं जहां पर आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत शानदार रहता है। तो इसी तरह हमने जिस चैनल में एक साथ काम किया है, अब काफी पुरानी बात लग रही है वहां पर सीखने का बहुत मौका मिला और उसकी वजह ये थी कि वहां पे बहुत सारे सीनियर लोग जिनको हमेशा से आइडलाइज में करती रही थी। जब मैंने अपना करियर का आगाज किया था 2011 में, तब मैं दुनिया न्यूज में थी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि यार जियो न्यूज गोल आप नहीं अपना एक बना लेते हैं, अपना एम आपने एक सेट कर लिया होता है कि नहीं यहाँ पर जाना है। हमारे पास तब सीनियर एंकर्स में आयशा बख्श, सना मिर्जा, नाजिया अशर, मंसूर अली खान, ये लोग थे वहां पे। तो हमेशा इनको आइडियलाइज करते थे, देखते थे, इनसे सीखते थे। मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से कि मैं इनका बुलेटिन बहुत गौर से देखती थी, बहुत गौर से मैं सुनती थी जब मैं अपनी तैयारी कर रही होती थी। और मैंने सोचा नहीं था तब कि मैं इनके साथ कभी काम कर सकती हूँ या मुझे मौका मिलेगा। और जब ऐसा वक्त आया और जब मैंने इनके साथ बैठ के बुलेटिन किए, तो वाकई बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मेरा रहा। उन लोगों से मैंने सीखा जिनके साथ मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इनके साथ काम करना मैं चाहती हूँ, और वैसा ही हुआ। जियो न्यूज की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली। कराची का एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म इस शहर ने बहुत कुछ सिखाया, इस इदारे ने बहुत कुछ सिखाया, और वही लर्निंग एक्सपीरियंस अभी तक जारी है। अभी मैं न्यू टेलीविजन में काम कर रही हूँ और यहाँ पर भी बहुत सीनियर लोगों की सरपरस्ती में काम करने का हम लोगों को मौका मिल रहा है। तो ये सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है, मुकम्मल नहीं हुआ, ये ताहाल जारी है। लाहौर से आपका ताल्लुक है, लेकिन काम के सिलसिले में कराची में भी रहना हुआ, तो कहाँ की जिंदगी बेहतर है और क्यों? लाहौर और कराची, ये आपने किस मुश्किल में डाल दिया है। वैसे ही लोग लाहौर कराची के ऊपर इतनी डिबेट करते हैं। कराची मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कराची ने जितना मुझे हेल्प आउट किया है, मैंने जितना कुछ वहां से सीखा है, मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, मैं आज भी उनको दुआएं देती हूँ। मैंने इतना कुछ सीखा है, मुझे इतना स्ट्रांग किया है इस शहर ने। मैं अपने पेरेंट्स से दूर रही, यहाँ पर 2 साल रही, जो वर्किंग एनवायरनमेंट मुझे मिला, जो मुझे दोस्त मिले यहाँ पे, मेरा लाइफ टाइम एक वो खूबसूरत एक तजुर्बा है मेरी जिंदगी का। लेकिन जो लाहौर है जनाब, ये जो लाहौर की मोहब्बत है, मैं आपको बताऊंगी जरूर कि क्यों है मोहब्बत। कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि लाहौर से मोहब्बत है या अपने शहर से, लेकिन मैं आपको रीजंस जो दूंगी, क्योंकि इस शहर में मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। सबसे पहली बात, मैंने अपनी तालीम का सिलसिला यहाँ पे मुकम्मल किया। मेरी जो पहली नौकरी लगी जनाब, वो इस शहर में लगी। उसके बाद मेरी जो पहली जॉब, जो फर्स्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ। वहां से एक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरा जो फाइनेंशियल ग्राफ आप कहेंगे, वो जब मेरा ऊपर जाना शुरू हुआ, वो भी इस शहर की बदौलत हुआ कि इस शहर से मुझे अपनायत मिली, मेरे काम को सराहा गया, मुझे तरक्की मिली। मेरी शादी जनाब इस शहर में हुई, मेरी बेटी भी इस शहर में पैदा हुई। तो ये तमाम वो जगह हैं, ये तमाम वो कड़ियां हैं जहां से मैं आज भी गुजरती हूँ, या मैं कभी भी जिंदगी में गुजरूंगी तो मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बेहतरीन यादें वाबस्ता है। मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन, मेरी बेटी जहां पर पैदा हुई वो हॉस्पिटल। तो आप सोचे ना कि जब आप उन शाहराहों से गुजरते हैं, तो आप जब उनको देखते हैं तो आपकी बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे वाकयात जुड़े होते हैं, जो मैं आज भी जब गुजरती हूँ तो मुझे याद आते हैं। इसलिए इस शहर से मोहब्बत, अपनायत बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली लाहौर से ये वाली मेरी मोहब्बत है, और कराची से जो एक मेरा प्रोफेशनल ताल्लुक रहा है, वो अगर मुझे काम के सिलसिले में कभी भी कराची जाना पड़ेगा, लाइफ ने ऐसा मौका दिया, तो मैं जरूर जाऊंगी। आपके ख्याल में आपकी वो ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से आप ऐसे टॉप चैनल्स के साथ काम कर पाई हैं? क्वालिटीज तो सबके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं, सबकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में आगे जाते हैं। लेकिन अगर अभी आपने मेरे से ये सवाल किया, या मैं किसी प्लेटफॉर्म पे और बैठ के अपनी स्ट्रगल की दास्तान सुना दूं कि नहीं मैंने तो बहुत मेहनत की, मैंने तो दिन रात एक कर दिया और मेरे जितनी मेहनत तो कोई कर ही नहीं सकता, मैंने तो मुश्किलात बहुत ज्यादा मैंने देखी और उसके बाद आज मुझे एक मकाम या रुतबा मिला है,
नहीं, मैं इस चीज़ की कायल नहीं हूँ। मेरे ख्याल से जब मैंने आगाज़ किया था और जो अपॉर्चुनिटी मुझे उस वक्त मिली और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मेरा हाथ थामा और मैं आगे चलती गई, मेरे ख्याल से कि ये बड़ी ब्लेसिंग होती है आपके अंदर, आपके ऊपर अल्लाह ताला की होती है। क्योंकि हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं अशर, हम सबकी एक स्टोरी है। हम तमाम लोगों ने एक मुश्किल हालात देखे, हम तमाम लोगों ने हार्ड वर्क किया, हम तमाम लोगों ने मेहनत की। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो हम सब लोग करके आते हैं, जो अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं आज बैठे हुए हैं कि मेहनत तो हमने करनी है, मेहनत तो हम करते हैं, स्ट्रगल तो हमारी जारी व सारी रहती है। लेकिन जो एक चीज आपको इन तमाम मुश्किलात में से निकालकर बहुत आगे ले जाती है, वो आपकी लॉयल्टी होती है, जो हम अपने साथ करते हैं, ऑनेस्टी हमारी होती है, जो जहां हम काम कर रहे होते हैं वहां के लिए होती है, वो इनोसेंस होती है जो हमारे कहीं अंदर होती है। तो मेरे ख्याल से कि ये चीजें थी मेरे अंदर उस वक्त, जो मुझे जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। जब मेरे रब ने मेरा साथ दिया, तो मैं यही एक क्वालिटी अपने अंदर समझती हूँ कि मेरे माँ बाप की दुआ मेरे साथ रही है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग मेरे ऊपर रही है। बाकी स्ट्रगल, कहानियां, स्टोरीज, क्वालिटीज, वो हमसे ज्यादा, हमसे बेहतर लोग बहुत दुनिया में हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं रब का करम होता है हमारी जात के ऊपर, जो हमें मुनफरिद कर देता है। तो मेरे ख्याल से लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ये इनोसेंस, ये हमेशा हमें ना अपने अंदर रखनी चाहिए। ये बहुत सारी मुश्किल चीजों से हमें बाहर निकाल देती है, और कैसे निकालती है ये हमें खुद नहीं पता है। यही क्वालिटी है जनाब। चीज जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। ऐसी कौम है जो बातों से बात मानती नहीं है। आप बातें जितनी मर्जी कर ले, उन्होंने सुनना तो है। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग। पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए, पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल है। अगर सच्ची बात करो तब नाराज। यास्मीन राशिद साहिबा ने जो बात की है, वो देखिए बात दुरुस्त है, लेकिन जो उनका अंदाज था, अंदाज़ गुफ्तगू था, या जिस तरीके से उन्होंने लाहौरियों को हिट किया, वो गलत था। और आप किसी भी शख्स को या किसी भी तबके को या किसी भी कौम को आप इस तरह से जब आप डायरेक्टली हिट करेंगे तो उनके जो एहसासात हैं वो मजरूह होते हैं डेफिनेटली। और इसी तरह लाहौरी बहुत ऑफेंड हुए उसके ऊपर, आपने डायरेक्टली उनको जाहिल बोल दिया। लेकिन जो रवैया मैंने खुद ऑब्जर्व किया ईद पर, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। लोग बाहर निकले थे और माना जा रहा था कि देयर इज नो कोविड-19, कोई कोरोना वायरस इस नाम की कोई चीज, ऐसी वबा नहीं है, अनटिल और अनलेस जब तक किसी हमारे घरों में दाखिल नहीं हो गई। अब हमारे कोलीग्स, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स इससे कितना बुरी तरह मुतासिर हुए हमने देखा है। और अब लोगों का रवैया तब्दील हुआ है, इस पर लोग अब एहतियात बरत रहे हैं। जहां तक बात है यास्मीन राशिद साहिबा की, उन्होंने खुद भी बाद में आके उसको क्लियर कर दिया। बेहतर तरीके से ये बात की जा सकती थी, लेकिन थोड़ी सी तलखी उनके जुमले में आ गई। हाल ही में ईद वार्डरोब पर कुछ एंकर्स के वार्डरोब पर कुछ एंकर्स ने ही क्रिटिसाइज किया। आपका क्या वर्जन है? जिन एंकर की हम बात कर रहे हैं इस टाइम, हम जानते हैं सोशल मीडिया सेंसेशन वो रही उन दिनों, और काफी उनको टारगेट किया गया। बहुत प्यारी खातून है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मेरी उनसे बहुत मुलाकात रही है। अभी वो मेरी पड़ोसी हैं, मेरे नेबर्स में हैं। तो डिफरेंट पर्सनालिटी है उनकी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। अपना जो ख्यालात हैं उनके, वो खुल का इजहार करती हैं, अपने इमोशंस का। जो वार्डरोब पर उन पर तनकीद की गई, उनका कंसर्न अगर मैं देखूं तो मुझे दुरुस्त लगता है। लेकिन हाँ, मैं समझती हूँ कि टाइमिंग थोड़ी सी सेंसिटिव थी, टाइमिंग खराब थी। हम तमाम लोग थोड़े से सोग में थे उस वक्त। इतना बड़ा हादसा हुआ था 3 दिन पहले, प्लेन क्रैश का। लेकिन उन खातून का जो वर्डिक्ट सामने आया, वार्डरोब को जो इतना कंट्रोवर्शियल किया गया उनकी, क्योंकि ये हमारा एक त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है, खुदा इसकी इजाजत हमें देता है, ये उनका कहना था। तो क्यों नहीं, ये उनकी चॉइस है। मैं समझती हूँ कि ठीक है, अगर वो खुशी महसूस कर रही हैं, अगर वो सेलिब्रेट करना चाहती हैं, तो देखिए हमें ना आदत हो चुकी है कि हम तनकीद करते हैं लोगों पर बहुत ज्यादा, और हम ये चाहते हैं कि वो शख्स ऐसा करे, वो शख्स वैसा करे, कोई इस तरह का लिबास पहने। अगर मैं अब एंकर हूँ, आई नो कि मुझ पर, हम लोगों पर कितनी तनकीद होती है। बहुत सारे लोग हमें अक्सर तनकीद करते हैं कि आप सर पर दुपट्टा लेकर मॉर्निंग शो क्यों नहीं करती हैं, और बहुत बुरे बुरे अल्फाज से भी समटाइम पुकारा जाता है। लेकिन हमें ये फेस करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये हमारी कौम की एक आदत, हम लोगों का या एक रवैया बन चुका है। हमने एक अपना अंदाज अपना लिया है कि हम बहुत तनकीद करते हैं लोगों पर, हम उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ते हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर कोई अपना डिसीजन लेता है, चाहे वो बोल्ड है या जैसे भी है, अपनी इमोशंस का इजहार करता है,
या जो भी है। आप क्या समझती हैं कि न्यूज़ एंकर्स के भी पर्सनल व्यू पॉइंट्स होने चाहिए? न्यूज़ एंकर्स का डेफिनेटली अपना एक व्यू पॉइंट होता है, बाइस नहीं होना चाहिए कहीं पर भी आकर। स्पेशली आपके ऊपर देखिए ना, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें चाहिए कि हम बैलेंस करके चलें, मामलात को लेकर चलें, क्योंकि हमारे पास देखें ना ऑलरेडी कितने मसाइल हैं, हम कितने सारे मसाइल में घिरे हुए हैं, हमारे सोशल इश्यूज कितने ज़्यादा हैं, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज कितने ज़्यादा हैं। कोविड-19 की वजह से आप देखें कि इस वक्त हम किन हालात से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में एक एंकर की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी एक राय को तरजीह नहीं दे, बल्कि दोनों साइड सुने और दोनों साइड की जो उनका जो वर्डिक्ट है वो आवाम तक पहुंचाए, बहुत ही बैलेंस अंदाज में, बजाय कि वो किसी एक की साइड ले रहा है। मैं अपना मॉर्निंग शो करती हूँ और मेरे कंटेंट पे पूरी मेरा कंट्रोल है। मैं दोनों साइड्स हमेशा लेने की कोशिश करती हूँ, दो कि हम लोग इसमें एंटरटेनमेंट भी करते हैं, सोशल इश्यूज भी करते हैं, पॉलिटिकल भी होता है, लेकिन हमने कभी भी कोशिश नहीं की, मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं अगर किसी एक साइड पर हूँ तो मैं वही आपको अच्छी दिखाने की अपनी ऑडियंस को कोशिश करूँ। नेवर। मेरे ख्याल से एक अच्छा सहाफी वही है जो दोनों साइड्स के जो हकायक हैं वो आवाम तक पहुंचाए। अक्सर यही कहा जाता है कि लड़कियों के लिए मीडिया इंडस्ट्री बहुत मुश्किल है, हकीकत क्या है? मेरा सवाल ये है कि मीडिया में ही क्यों मुश्किलात का सामना, किसी और फील्ड में क्यों नहीं जहां पर खवातीन काम कर रही हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, लेट्स सपोज कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी की बात करते हैं, तो वो तो फिर हर जगह है ना, वो तो फिर सिर्फ मीडिया नहीं रहता। मैं से समझती हूँ कि जो हमारी आज की खवातीन है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत मजबूत है, वो पढ़ी लिखी हैं, उनको अवेयरनेस है, वो टैलेंटेड हैं, वो अपना घर भी संभालती हैं अच्छे तरीके से, वो अपना प्रोफेशनल लाइफ को भी बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस किए हुए रखी हैं। मुश्किलात डेफिनेटली होती हैं, जहां पर मर्दों के लिए होती हैं वहां पर औरतों के लिए भी होती हैं। उसको आपने फेस करना होता है, उसको आपने मैनेज करना होता है, उन तमाम हालातों वाकयात को देख के आपने आगे बढ़ना होता है। तो मेरे ख्याल से यही कामयाबी है। अच्छा, ये बताइए कि आप पर्सनल जिंदगी में खुद को कितना कामयाब समझती हैं? पर्सनल लाइफ में आपको कितना कामयाब समझती हूँ, इसका जवाब तो आपको मेरे कोई फैमिली मेंबर दे सकता है, मेरी मदर दे सकती है या मेरा शौहर दे सकता है कि मैं कितनी कामयाब हूँ। क्योंकि बाहर के लोग हमें किसी और नजर से देख रहे होते हैं, वो हमें किसी और तरीके से जज कर रहे होते हैं, वो सिर्फ हमारे काम को जान रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी फैमिली होती है वो एक्चुअली में हमारी स्ट्रेंथ को जानती होती है, वो एक्चुअली में हमारी कमजोरियों को पहचानती होती है कि मैं कहाँ पर वीक हूँ, मुझसे कौन सा काम नहीं हो पाता, मुझसे गोल रोटी नहीं बन पाती, मेरे शौहर को मेरी कौन सी आदत पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है, क्या मैं एक अच्छी बेटी हूँ कि नहीं हूँ, एक अच्छी माँ हूँ कि नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर ये सवाल आप मेरे पेरेंट्स से या मेरे हस्बैंड से करेंगे तो वो आपको इसका बेहतर जवाब देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को पर्सनल लाइफ में कामयाब समझती हूँ, बहुत कामयाब समझती हूँ। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो तमाम रिश्ते जिनका मैंने नाम लिया है और जिनसे मैंने आपको कहा है कि आप जाकर पूछें, ये तमाम लोग खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से। तो अगर ये मेरे से खुश हैं तो इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी कामयाब तो हो गई, अल्लाह का शुक्र है। तो आई थिंक यस, आई कैन से यस कि मैं कामयाब हूँ अपनी पर्सनल जिंदगी में भी। नबीहा, इंसान की असल कामयाबी क्या है? सक्सेस हर एक शख्स के लिए जिंदगी की असल तरक्की या उसका राज, मेरे ख्याल से हर एक की डेफिनेशन डिफरेंट है। किसी के लिए पावर है, किसी के लिए मनी है, किसी के लिए फेम है, किसी के लिए रिलेशनशिप्स हैं। कोई एक चीज ज्यादा हो जाना और कोई एक चीज बहुत कम हो जाना, मैं उसको कामयाबी नहीं समझती हूँ। मेरे लिए असल कामयाबी क्या है कि तमाम मेरी जिंदगी के जो मामलात हैं, अगर मैं उनको बैलेंस करके चल सकती हूँ, किसी एक अपने बॉक्स को खराब किए बगैर, इनमें से जो मैंने आपको पावर, मनी, फेम और रिलेशनशिप्स का बताया है, तो मेरे ख्याल से असल कामयाबी ये है कि मैंने अपनी तमाम जिंदगी के जो मामलात हैं उनको मेंटेन किया हुआ है, उनको बैलेंस किया हुआ है, तमाम में जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं और अपनी जिंदगी की गाड़ी को आप चला रहे हैं। यही असल तरक्की है आपकी, यही आपका ओरिजिनल है। कोई एक चीज आपके साथ नहीं रहेगी, आपको इन तमाम चीजों की जिंदगी में जरूरत पड़ती है। आपको रिलेशनशिप्स भी चाहिए, आपको पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फेम भी चाहिए। तो किसी एक चीज में बहुत ज्यादा खो जाना और बाकी चीजों को पीछे छोड़ देना, वो नहीं है कामयाबी, मेरे ख्याल से नहीं है। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस करना जो जानता है वो ही कामयाब है। बेटी ने जिंदगी में आके क्या तब्दील किया? तब्दीली क्या की है सेलिना ने मेरी जिंदगी में आके? तब्दीली जनाब ये की है कि पहले मैं अब आपको बता रही हूँ, ये मैंने वैसे कभी माना नहीं इस बात को। पहले मैं बड़ी जरा छोटे दिल की होती थी, जरा घबरा जाना, परेशान हो जाना, स्ट्रेस ले लेना, मायूस कभी कभी हो जाना, डर जाना, खौफजदा, ये हर इंसान के अंदर ये इमोशंस उसकी होती हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो सामने निकल कर आती हैं। लेकिन मेरी बेटी ने आके ये तब्दीली की है कि मैं बहुत ही, मुझे लगता है कि मेरे में कोई अल्लाह ताला ने कोई ताकत डाल दी है बहुत ज्यादा। मैं बहुत बहादुर हो गई हूँ, मैं हर सिचुएशन को मुझे लगता है मैं फेस कर सकती हूँ। तो मैं बहुत निडर हो गई हूँ, शायद अपनी बेटी की वजह से ये तब्दीली एक आई है मेरे अंदर। यस। आपकी शादी एक रिवायती अरेंज मैरिज थी
या फिर लव मैरिज? जी 100% सब प्योर लव मैरिज। मैं वॉज माई क्लास फेलो, हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे, अंडरस्टैंड करते थे, फैमिली से एक दूसरे को जानती थी। वन फाइन डे उमैर की फैमिली केम टू माई हाउस, प्रपोजल सारा हुआ और सब कुछ अच्छे से शादी वगैरह। मुझे इसलिए बल्कि कराची छोड़ के मैं लाहौर शिफ्ट होने के पीछे मेरी एक रीजन यही था कि मेरे शादी के मामला इन दिनों चल रहे थे। क्या कभी प्रोफेशन छोड़ने का प्रेशर आया है? काम छोड़ने का प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जब काम करते हैं, ख़वातीन जब घर से बाहर निकलती हैं, डेफिनेटली आपका घर है, आपका बच्चा है, आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ है, हमें तमाम चीज़ों को मैनेज करना होता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तानी कल्चर में ख़वातीन ही मैनेज करती हैं अपने घर को। तो उसमें सपोर्ट अगर आपके पास नहीं है, आपके हस्बैंड का नहीं है, या अगर आप सिंगल हैं और आपके पेरेंट्स का नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। तो मुझे शादी से पहले अपने पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा और शादी के बाद मुझे मेरे शौहर का सपोर्ट है। काम छोड़ने का बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल ही मेरी अपनी चॉइस है। तो यही सिलसिला चल रहा है इस तरह से और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग रियली वेल। Assalamu alaikum, this is ED from Azal Band and kindly subscribe to the channel Mere Log.